नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ हमारी चल रही थी, जिसमें 2 चैप्टर हमने किए। आज इसी पुस्तक का तीसरा चैप्टर है, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष किस प्रकार अमेरिका में यूरोपियंस कंपनियों ने, यूरोपियन देशों के लोगों ने आकर यहाँ पर अम, बस्तियाँ बसाई थी, कौन-कौन सी वो 13 कॉलोनीज़ थी, उनके बारे में, फिर यहाँ के लोगों के संघर्ष और अंत में अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष होकर अमेरिका को स्वतंत्र होना और अमेरिका में संविधान लागू होने तक का ये लगभग जो 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो 300 सालों का जो संघर्ष रहा था, उसी से संबंधित आज के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होने वाले हैं और फिर अंत में हम देखेंगे ये संपूर्ण घटनाक्रम की एक सारणी। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि अमेरिका को पहली बार अलग महाद्वीप के रूप में नक्शे पर दिखाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमेरिका को पहली बार अलग महाद्वीप के रूप में नक्शे पर दिखाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन वोल्डसिमुलर। द नंबर ऑप्शन। जर्मन कार्टोग्राफर मार्टिन वोल्डसिमुलर ने अमेरिगो और वेस्पुची के संस्करणों के आधार पर 1507 ईस्वी में यूनिवर्सल कॉस्मोग्राफिया नामक नक्शे में अमेरिका को महाद्वीप के रूप में प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के द्वारा अमेरिका में बसाया गया पहला उपनिवेश था? अंग्रेजों के द्वारा अमेरिका में बसाया गया पहला उपनिवेश कौन सा था? वर्जीनिया। और सबसे अंत में कौन सा बसाया था? जॉर्जिया। जॉर्जिया जो 1732 में बसाया था और वर्जीनिया जो 1607 के अंदर। तो सबसे पहला आएगा इसमें वर्जीनिया, बे नंबर ऑप्शन। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने 2 कंपनियों को अमेरिका में उपनिवेश बसाने की अनुमति दी, जिसमें से एक लंदन की और एक प्लिमथ की थी। 1607 में लंदन कंपनी की ओर से कैप्टन क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक कस्बे की स्थापना की। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए थे, परंतु तंबाकू के व्यापारिक संभावनाओं से शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। जेम्सटाउन ने पहला तंबाकू से लदा जहाज 1614 में इंग्लैंड पहुंचा। 1775 ईस्वी तक अमेरिका में अंग्रेजों ने 13 उपनिवेश थे, जिनमें रहने वाले 90% अंग्रेज, 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। वर्जीनिया शब्द सर वॉल्टर रैले द्वारा आजीवन कुंवारी रही इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था? 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का प्रारूप पारित हुआ था और इसी दिन है जो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसी स्वतंत्रता के प्रारूप पर 56 लोगों के हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में इंग्लैंड के निम्नलिखित उपनिवेशों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? अमेरिका में इंग्लैंड के निम्नलिखित उपनिवेशों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे जो उत्तर में आएगा वो आएगा न्यू हैम्पशायर, दूसरे नंबर पर इसमें आएगा मैसाचुसेट्स, तीसरे नंबर पर वर्जीनिया और चौथे नंबर पर जॉर्जिया। जॉर्जिया जो इसमें सबसे अंत में, तो इन चारों में जो अ, 4 नंबर जॉर्जिया ही होगा, 1, 2, 3 और 4। उत्तरी उपनिवेश खास तौर से न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट आदि पहाड़ियों और बर्फीले में प्रदेश होने के कारण खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे। यहाँ से इंग्लैंड को मुख्यतः लकड़ी, मछली व अन्य वन संपदा प्राप्त होती थी। उत्तरी बस्तियों को
उत्तरी बस्तियों को न्यू इंग्लैंड कॉलोनी भी कहा जाता है। मध्य उपनिवेश खास तौर से मैरीलैंड, न्यू जर्सी, डेलावेयर आदि शराब और चीनी उद्योग में आगे थे। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया भी मध्य में स्थित है। दक्षिणी उपनिवेशों में वर्जीनिया, दोनों कैरोलिना, उत्तरी और दक्षिणी तथा जॉर्जिया गर्म जलवायु के कारण अनाज, गन्ना, तंबाकू व कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? 18वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। सही नंबर ऑप्शन। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, मैरीलैंड, एंड डेलावेयर, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया और रोड्स द्वीप, जिसे रोड आयरलैंड भी कहा गया। ये पूर्वी तट पर स्थित है और यहाँ के निवासी मुख्यतः प्रोटेस्टेंट ईसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकालीन अमेरिका में निम्नलिखित प्रसिद्ध नगरों और उनके राज्यों को सुमेलित कीजिए। क्रांतिकालीन अमेरिका के प्रसिद्ध नगर और उनके राज्य। सबसे पहले नंबर पर है बोस्टन। बोस्टन कहाँ स्थित था? तो बोस्टन था मैसाचुसेट्स में। दूसरे नंबर पर है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया था फिलाडेल्फिया जो शहर है यह पेंसिल्वेनिया का एक शहर था। तीसरे नंबर पर है वाल्टीमोर। वाल्टीमोर जो मैरीलैंड में स्थित था। और चौथे नंबर पर है चार्ल्सटन। चार्ल्सटन है जो दक्षिणी कैरोलिना में स्थित था। सी, बी, डी और ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका में क्रांति का बीजारोपण 1618 से ही हो गया था? कौन से अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में क्रांति का बीजारोपण 1618 से ही हो गया था? तो यह कहा था थॉमस जेफरसन ने। 1618 में जारी वर्जीनिया अधिकार पत्र में कहा गया कि उपनिवेश में बसने वालों को वे सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार और रियायतें प्राप्त होगी जिन्हें वह इंग्लैंड में जन्म लेने वाले प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अमेरिकी उपनिवेशों में हम बसने का सही क्रम क्या है? अमेरिकी उपनिवेशों में बसने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो कॉलोनी बसी थी वह थी वर्जीनिया। वर्जीनिया जो 1607 के अंदर वर्जीनिया को बसाया गया था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स जो 1620 के अंदर। तीसरे नंबर पर दक्षिणी कैरोलिना। दक्षिणी कैरोलिना जो 1663 में। और चौथे नंबर पर जॉर्जिया। जॉर्जिया जो 13 कॉलोनीज थी उनमें सबसे अंत में बसाया गया था 1732 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले वर्जीनिया, फिर मैसाचुसेट्स, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। 2, 4, 3 और 1 ए नंबर ऑप्शन। सबसे पहले वर्जीनिया 1607 में लंदन कंपनी कंपनी के कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में स्थापित। दूसरे नंबर पर मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स जो 1620 में प्यूरिटन्स ने प्लिमथ नाम से बस्ती की स्थापना की। 1629 में मैसाचुसेट्स कंपनी को वहां बस्ती बसाने की अनुमति मिली। 1630 में प्लिमथ के साथ मैसाचुसेट्स बे कंपनी ने मैसाचुसेट्स नाम से एक इस उपनिवेश की स्थापना की। तीसरे नंबर पर न्यू हैम्पशायर 1623 में जॉन मेसन के द्वारा स्थापित। चौथे नंबर पर मैरीलैंड 1632 में कैथोलिक समुदाय के लॉर्ड वाल्टीमेर सेसिलियस कोलवर्ट को मिले चार्ल्स प्रथम के आज्ञा पत्र के फलस्वरूप मैरीलैंड उपनिवेश की स्थापना हुई। इसके पश्चात कनेक्टिकट 1635 में थॉमस हुकर द्वारा, फिर रोड आयरलैंड 1636 में रॉजर विलियम्स के द्वारा स्थापित की गई। रोड आयरलैंड के पश्चात डेलावेयर 1638 में पीटर मिनुएट और न्यू स्वीडन कंपनी के द्वारा स्थापित। उसके पश्चात उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। उत्तरी कैरोलिना जो 1653 में वर्जीनिया के लोगों के द्वारा बसाया गया और इसके 10 साल बाद 1663 में दक्षिणी कैरोलिना चार्ल्स द्वितीय के 8 अभिजात लोगों को आज्ञापत्र दिया जिन्होंने दक्षिणी कैरोलिना बस्ती की स्थापना की।
न्यू जर्सी, न्यू जर्सी जो दक्षिण कैरोलिना के एक साल बाद 1664 में, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क दोनों ही 1664 में, न्यू जर्सी 1664 में लॉर्ड बर्कले और सर जॉर्ज कार्ललेट के द्वारा, और न्यूयॉर्क जो 1664 में ड्यूक ऑफ यॉर्क जेम्स, जिसे चार्ल्स द्वितीय के द्वारा आज्ञापत्र प्राप्त था कि सेना ने यहाँ डचों द्वारा स्थापित न्यू नीदरलैंड्स पर कब्जा किया और न्यूयॉर्क की स्थापना की। पेंसिल्वेनिया क्वेकर संप्रदाय के विलियम पेन ने अपने अनुयायियों के साथ 1682 में पेंसिल्वेनिया उपनिवेश की स्थापना की। वह वनों की अधिकता के कारण इसका नाम सिल्वेनिया रखना चाहता था, फिर उसके नाम पेन के साथ पेंसिल्वेनिया कहलाया। और सबसे अंत में आता है जॉर्जिया, जेम्स एडवर्ड ओगलथॉर्प द्वारा 1732 में सबसे दक्षिण में स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टॉमस पेन के जीवन पर किसने एक ऐतिहासिक उपन्यास सिटीजन टॉम पेन लिखा? अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टॉमस पेन के जीवन पर किसने एक ऐतिहासिक उपन्यास सिटीजन टॉम पेन लिखा था? हॉवर्ड फास्ट। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी रचना कॉमन सेंस में यह प्रसिद्ध वाक्य लिखा? निम्नलिखित में से किस अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी रचना कॉमन सेंस में यह प्रसिद्ध वाक्य लिखा कि यही अलविदा कहने का समय है, यही अलविदा कहने का समय है, इट इज ए टाइम टू पार्ट। टॉमस पेन। टॉमस पेन की प्रमुख पुस्तकें कॉमन सेंस 1776, राइट्स ऑफ मैन 1791 से 92, द एज ऑफ रीजन एग्रेरियन जस्टिस। इसके अलावा द अमेरिकन क्राइसिस नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1765 में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस अमेरिका को किस प्रांत में आयोजित हुई? 1765 में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस अमेरिका के किस प्रांत में आयोजित हुई? न्यूयॉर्क। ए नंबर ऑप्शन। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अक्टूबर 1765 में न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष थे टिमोथी रगल्स, सचिव थे जॉन कॉटन। टिमोथी से अध्यक्ष पद का चुनाव हारने वाले जेम्स ओटिस को जॉन एडम्स ने सम्मेलन की आत्मा कहा। वकील जेम्स ओटिस ने बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा दिया। 1765 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनवेले को इस्तीफा देना पड़ा। मार्च 1766 में स्टाम्प एक्ट वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित समाचार पत्र या पत्रिकाएं और उनके संपादकों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर समाचार पत्र है बोस्टन न्यूज लेटर। बोस्टन न्यूज लेटर के जो संपादक थे वह थे जॉन कैंपबेल। दूसरे नंबर पर द अमेरिकन वीकली मर्करी। द अमेरिकन वीकली मर्करी के संपादक थे एंड्रयू ब्रेडफोर्ड। तीसरे नंबर पर है न्यूयॉर्क गजट। न्यूयॉर्क गजट के संपादक थे विलियम ब्रेडफोर्ड। अमेरिकन वीकली मर्करी के संपादक थे एंड्रयू ब्रेडफोर्ड और न्यूयॉर्क गजट के संपादक थे विलियम ब्रेडफोर्ड। और चौथे नंबर पर है पेंसिल्वेनिया गजट। पेंसिल्वेनिया गजट के जो संपादक थे वह थे बेंजामिन फ्रैंकलिन DCB और A। द नंबर ऑप्शन। 24 अप्रैल 1704 को जॉन कैंपबेल के द्वारा प्रकाशित बोस्टन न्यूज़पेपर अमेरिका का सबसे पुराना समाचार पत्र है। बोस्टन न्यूज़पेपर अमेरिका का सबसे पुराना न्यूज़ पत्र है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पेंसिल्वेनिया गजट सिर्फ गजट अब भी लिखा मिलता है में एक कई टुकड़ों में कटे हुए सांप का चित्र प्रदर्शित करते हुए उसने नीचे लिखा था कि जुड़ जाओ या मर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों में कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है द इंडोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। द इंडोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन
बर्नार्ड बेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरे नंबर पर द कॉजेज एंड consequences of the American Revolution. The causes and consequences of the American Revolution एस्मोंड राइट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तीसरे नंबर पर द रेडिकलिज्म ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द रेडिकलिज्म ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन गार्डन वुड के द्वारा लिखी गई है। और चौथे नंबर पर द colonial merchants and the American Revolution, the colonial merchant and the American Revolution। यह अल्फ्रेड यंग की नहीं है बल्कि यह पुस्तक है ऑर्थर एम सेल सिंगर की। ऑर्थर एम सेल सिंगर ने लिखा था द कॉलोनिकल मर्चेंट एंड द अमेरिकन रिवोल्यूशन 1763 से 1776। तो द नंबर ऑप्शन इसका सम्मिलित होगा। अल्फ्रेड यंग की जो पुस्तक है अल्फ्रेड यंग की जो पुस्तक है वह द अमेरिकन रेवोल्यूशन एक्सप्लोरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन रेडिकलिज्म अल्फ्रेड यंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अमेरिका की प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। सबसे पहले नंबर पर है कि इसका आयोजन अमेरिकी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का जो आयोजन है ये 1774 में पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में आयोजन हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि इसमें 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अमेरिका के प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये सही है। रोड आइलैंड उपनिवेश ने इसमें भाग नहीं लिया। तो इसमें जो एकमात्र उपनिवेश जो भाग लेने वाला नहीं था वह रोड आइलैंड आयरलैंड नहीं बल्कि जॉर्जिया था। जॉर्जिया ने जो इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में इसने भी यह भी सम्मिलित हुआ था, लेकिन प्रथम में एकमात्र जॉर्जिया जो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथे नंबर पर है पेटोन रडोल्फ ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के अध्यक्षता जो पेटोन रडोल्फ के द्वारा की गई। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो इसमें सही कथन पूछे 1, 2 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन 5 सितंबर से 26 सितंबर 1774 को वर्जीनिया के आह्वान पर पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर में कारपेंटर्स हॉल में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ। इसमें जॉर्जिया को छोड़कर शेष 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अध्यक्ष थे पेंटोन रुडोल्फ जो वर्जीनिया से थे। बीमार होने के कारण अंतिम 4 दिन हेनरी मिडल्टन जो दक्षिणी कैरोलिना से थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। सचिव इसके चार्ल्स थॉमसन फिलाडेल्फिया के नेता जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ, यह 15 वर्षों तक महाद्वीपीय कांग्रेस के सचिव रहे। अन्य प्रमुख प्रतिनिधि सम्मेलन में सर्वाधिक न्यूयॉर्क के 8 व पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया के 7 सदस्यों ने भाग लिया। मैसाचुसेट्स से सैमुअल एडम और जॉन एडम्स ने भाग लिया। वर्जीनिया से जॉर्ज वॉशिंगटन, रिचर्ड हेनरी ली, पैट्रिक हेनरी, पैटोन रूडोल्फ डेलीगेशन के अध्यक्ष थे। पेंसिल्वेनिया से जॉन डिकिसन, जोसेफ गैलोवे ने भाग लिया। दक्षिणी कैरोलिना से जॉन रूटलेज, क्रिस्टोफर गेडस्टेन ने भाग लिया। न्यूयॉर्क से जॉन जे और आइजैक और रोड आयरलैंड से जो स्टीफन हॉपकिंस और सैमुअल वार्ड ने इसमें सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। और अंत में यह पराजित भी हुआ था। चार्ल्स कॉर्नवालिस, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अमेरिका के द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि इसका आयोजन 10 मई 1775 को शुरू हुआ। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन है जो 10 मई 1775 को शुरू हुआ। इसका आयोजन फिलाडेल्फिया में हुआ। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता पेंटोन रूडोल्फ ने की थी। इसमें 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो 12 उपनिवेशों ने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में लिया था।
द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने सभी 13 उपन्यासों ने अब भाग लिया था। द नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। इसमें सभी 13 उपन्यासों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता वर्जीनिया के पेंटोन रुडोल्फ ने की, लेकिन जून 1775 में वर्जीनिया के गवर्नर द्वारा राजनीतिक काम से उन्हें वापस बुलाने के कारण उनके कजिन थॉमस जेफरसन ने बोस्टन, मैसाचुसेट्स के जॉन हैनकॉक का नाम अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित किया। 22 अक्टूबर 1775 को रुडोल्फ की मृत्यु हो गई। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम सेनापति चुना गया। अध्यक्ष के संबंध में दिए गए तथ्य पूर्णतः सही है, लेकिन कई प्रामाणिक पुस्तकों में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ हैनकॉक को लिखा गया है। अतः यदि प्रश्न में डायरेक्ट पर अध्यक्ष पूछे तो ऑप्शन में दोनों दे दिए जाए तो आप हैनकॉक करें। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाउनशेंड कर योजना के भारी विरोध के कारण टाउनशेंड कर योजना के भारी विरोध के कारण 1770 में सिर्फ एक वस्तु को छोड़कर समस्त टाउनशेंड कर समाप्त कर दिए थे। वह वस्तु कौन सी थी? टाउनशेंड कर योजना के भारी विरोध के कारण 1770 में सिर्फ एक वस्तु को छोड़कर समस्त को टाउनशेंड बाकी समस्त पर टाउनशेंड कर समाप्त कर दिया था। वह एक वस्तु कौन सी थी जिस पर समाप्त नहीं किया? चाय। द नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री विलियम पिट द एडलर 1766 से 68 की सरकार में वित्त मंत्री टाउनशेंड ने 1767 में उपनिवेशों द्वारा आयात की जाने वाली 5 वस्तुओं कांच, शीशा, पेंट, कागज और चाय पर सीमा शुल्क लगाया। 1770 में इसके खिलाफ मैसाचुसेट्स में बोस्टन नगर में 5 मार्च 1770 को सैनिकों व आंदोलनकारियों के मध्य झड़प में 5 लोग मारे गए। इसे बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इन परिस्थिति में 1770 में प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ फ्रेडरिक नॉर्थ की सरकार ने टाउनशेंड करों को रद्द कर दिया। सिर्फ चाय पर प्रति पौंड 3 पेंस टैक्स रखा, सिर्फ यह दर्शाने के लिए कि इन उपनिवेशों पर कर लगाना ब्रिटेन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1776 से पूर्व अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश किसके द्वारा शासित थे? 1776 से पूर्व अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश किसके द्वारा शासित थे? ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश ताज द्वारा शासित इन उपनिवेशों में शाही गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। हालांकि प्रत्येक उपनिवेश में एक निर्वाचित विधानसभा, एक परिषद और अपनी सेना भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में किसे अमेरिकी उपनिवेशों की सेनाओं का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में अमेरिकी उपनिवेशों का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन को। 1732 में वर्जीनिया में जन्मे जॉर्ज वॉशिंगटन 30 अप्रैल 1787 से मार्च 1797 तक अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं और लेखकों को में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित रचनाओं और लेखकों में कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर रचना द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड। द राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड स्टीफन हॉपकिंस की रचना है। दूसरे नंबर पर है एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री जेम्स ओटिस की रचना है। तीसरे नंबर पर है राइट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। राइट्स ऑफ कॉलोनिस्ट है जो जॉन लॉक की नहीं है। राइट्स ऑफ कॉलोनीज है जो सैमुअल एडम्स की रचना है। द राइट्स ऑफ कॉलोनीज है, यह जो रचना है सैमुअल एडम्स के ना कि जॉन लॉ की। 6 नंबर ऑप्शन गलत है। और चौथे नंबर पर है द वे टू वेल्थ। द वे टू वेल्थ जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की रचना है। द नंबर भी इसमें सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 6 नंबर ऑप्शन। द राइट ऑफ कॉलोनिस्ट सैमुअल एडम्स की रचना है। द वे ऑफ वेल्थ
द वे ऑफ वेल्थ, जो यह ऐसे लिखा गया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन की अन्य पुस्तकें कागजी मुद्रा के तत्व और आवश्यकता पर एक सामान्य खोज, ए मॉडेस्ट इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ पेपर करेंसी। दूसरा, पेंसिल्वेनिया के विधान पर शासन की ऐतिहासिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम किस देश में प्राप्त हुए? मध्य वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश में प्राप्त हुए थे? अमेरिका के अंदर। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के विरुद्ध उपनिवेशों की मदद नहीं की? निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के विरुद्ध उपनिवेशों की मदद नहीं की थी? इटली ने। फ्रांस ने 1778 में, स्पेन ने 1779 में, व हॉलैंड ने 1780 में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। आयरलैंड में ने भी अमेरिकियों को गोला बारूद व अन्य सामान भिजवाया। आयरलैंड ने अमेरिकी क्रांति के परिणामों का स्वागत किया। इंग्लैंड के होरेस वालपेल ने संसद में कहा भी था कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी क्रांति का एक प्रमुख व तत्कालिक कारण था? अमेरिका क्रांति का प्रमुख और तात्कालिक कारण कौन सा था? उच्च कराधान, हाईएस्ट टैक्सेस। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1565 ईस्वी में, निम्नलिखित में से कौन से देश के द्वारा 1565 में अमेरिका के फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टिन नामक पहली उत्तर अमेरिका यूरोपीय बस्ती की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के द्वारा 1565 में अमेरिका के फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टिन नामक पहली उत्तर अमेरिका यूरोपीय बस्ती की स्थापना की गई थी? स्पेन के द्वारा। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन वर्जीनिया राज्य का नहीं था? इनमें से कौन है जो वर्जीनिया राज्य का नहीं था? तो इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, पैट्रिक हेनरी और थॉमस जेफरसन, ये तीनों वर्जीनिया से थे। जॉन एडम्स जो मैसाचुसेट्स से था। मैसाचुसेट्स के प्रमुख क्रांतिकारी जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जेम्स ऑटिस। और वहीं वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, पैट्रिक हेनरी और पैटोन रूडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रहा था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन, ये तीनों अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। सैमुअल एडम्स है जो यह अमेरिका का राष्ट्रपति कभी नहीं बना था। जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 से 97 तक, जॉन एडम्स 1797 से 1801 तक, थॉमस जेफरसन 1801 से 1809 तक और जेम्स मेडिसन 1809 से 1817 तक, ये प्रारंभिक 4 राष्ट्रपति थे। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जॉन एडम्स फेडरलिस्ट पार्टी के थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन ने 1792 में की थी। बाद में पार्टी ने अपने नाम से रिपब्लिकन शब्द हटा लिया। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना उत्तरी राज्यों ने 1854 में की थी और ये दास प्रथा के विरोधी थे। इस पार्टी से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति अब्राहम लिंकन थे, जो 1861 से 1865 तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की ब्रिटिश बस्तियों में उगाई जाने वाली 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसलें थी। अमेरिका की ब्रिटिश बस्तियों में उगाई जाने वाली 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसलें कौन सी थी? तंबाकू और गन्ना। अमेरिका की बस्तियों की प्रमुख फसलें तंबाकू, गन्ना, मक्का और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस गोली की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। इस गोली की गूंज जो दुनिया भर में
सुनाई दी। द सूट हैड अ राउंड ऑफ वर्ड। मुहावरा अमेरिकी क्रांति की किस घटना के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यह अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में हुई घटना से संबंधित है कि इस गोली की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी थी। ए नंबर ऑप्शन। 19वीं शताब्दी में रोल्फ वाल्डो एमर्सन एमर्सन की कविता कॉनकॉर्ड हिम्न में यह पंक्तियां प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली? किसने कहा कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा में किसने कहा कि स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा में किसने कहा कि कर लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को होना चाहिए? कर लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को होना चाहिए। किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा समझना कि कोई द्वीप ब्रिटेन सदा एक महाद्वीप अमेरिका पर शासन करता रहेगा बिल्कुल असंगत है। कोई एक द्वीप यानी कि ब्रिटेन सदा एक महाद्वीप महाद्वीप यानी अमेरिका को कहा गया पर शासन करता रहेगा यह बिल्कुल असंगत है। ऐसा यह किसने कहा था? थॉमस पेन ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति की भांति एक महान घटना थी। अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति की भांति एक महान घटना थी। किसका कथन है? जॉन एडम्स का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनविले ने अमेरिका को खो दिया। ग्रेनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाले पत्रों को पढ़ना आरंभ कर दिया था। ग्रेनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाले पत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था। यह किसका कथन है? तो यह कथन है ट्रेवेलियन का। जी. एम. ट्रेवेलियन। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान किसने कहा था? अमेरिकी क्रांति के दौरान किसने कहा था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्युदंड? अमेरिकी क्रांति के दौरान यह किसने कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्युदंड दो? पैट्रिक हेनरी। सी नंबर ऑप्शन। आधुनिक विश्व में सबसे पहले किस देश ने लिखित संविधान अपनाया? आधुनिक विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने अपनाया था? अमेरिका ने। ड नंबर ऑप्शन। अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया, 1788 में मंजूर हुआ, 4 मार्च 1789 को लागू हुआ, 1787 में लिखा गया, 1788 में मंजूर हुआ और 1789 में यह जो लागू हुआ था। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान किया। चार्ल्स बियर्ड ने अमेरिका के संविधान को एक आर्थिक दस्तावेज कहकर इसकी उसकी आलोचना की। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और जॉन एडम्स पहले उपराष्ट्रपति बने। अगर अमेरिका के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले 1780 में जॉन एडम्स ने मैसाचुसेट्स राज्य का लिखित संविधान तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबेक क्यूबेक जो कनाडा का क्षेत्र है, क्यूबेक में रहने वाले कैथोलिकों की धार्मिक स्वतंत्रता हेतु किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने क्यूबेक एक्ट पारित किया? क्यूबेक में रहने वाले कैथोलिकों की धार्मिक स्वतंत्रता हेतु किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने क्यूबेक एक्ट पारित किया था? 1774। क्यूबेक एक्ट 1774। 1773 में पेरिस की संधि के तहत प्राप्त किए गए क्यूबेक प्रांत कनाडा में रहने वाले ईसाइयों का विश्वास जीतने के लिए ब्रिटिश संसद में क्यूबेक के कैथोलिक ईसाइयों की धार्मिक आजादी के लिए यह एक्ट पारित किया गया। इसे अमेरिकी उपनिवेशों में आक्रोश पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन टी पार्टी 1770 में ब्रिटिश संसद ने चाय पर कर को छोड़कर सभी प्रकार के टाउनशेड शुल्कों को हटा दिया। इसके बाद 3 वर्ष तक शांति बनी रही। तथापि मैसाचुसेट्स में के सैमुअल एडम्स जैसे देशभक्त एक ही उद्देश्य अर्थात आजादी के पीछे
लगे रहे। वर्ष 1773 में वित्तीय संकट का सामना कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने व चाय की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ, जो 1770 से 82 तक प्रधानमंत्री रहे थे, कि सरकार ने कंपनी को अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चाय के लिए एक अधिकार प्रदान किया और इंग्लैंड में लगने वाला चूंगी भी हटा दिया। इसके विरुद्ध इसके विरोध में 16 दिसंबर 1773 में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में सन्स ऑफ लिबर्टी के सदस्यों ने बोस्टन में अमेरिकी मूल निवासियों के मोहाक इंडियंस जैसी पोशाक पहनकर और अपने चेहरों को रंगों से पोतकर बोस्टन के बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियां के समुद्र में फेंके जाने की घटना के बाद पारित इंडोलरेबल कोअर्सिव एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला कि बोस्टन बंदरगाह को बंद करने का आदेश दिया। बोस्टन बंदरगाह को जो बंद करने का आदेश दिया, तो यह सही है। मैसाचुसेट्स से ब्रिटिश सेना को हटाकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, तो बे नंबर ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश सेना को हटाया नहीं गया था, बल्कि सेना के एक हिस्से को रखना अ, कानून बना दिया गया था और इन सेनाओं का खर्चा भी मैसाचुसेट्स के स्थानीय प्रशासन पर डाल दिया था। तो बे नंबर ऑप्शन जिसमें कहा गया कि सेना को हटा दिया था, तो हटाया नहीं था, बल्कि एक कानून के तहत वहां सेना रखना स्थायी कर दिया था। बे नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं की नियुक्ति का अधिकार उपनिवेशों से छीनकर सम्राट को दे दिया। मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं की नियुक्ति का अधिकार है जो उपनिवेशों से छीनकर सम्राट को दे दिया। चौथा है कि हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिकी न्यायालय से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में स्थानांतरित किए गए। ए, से और द सही है, बे नंबर इसका गलत है। मैसाचुसेट्स के किसी भी हिस्से में सेना रखने को वैध बना दिया गया और ब्रिटिश सैनिकों का खर्चा भी मैसाचुसेट्स के स्थानीय प्रशासन पर डाल दिया। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 4 कानूनों को इंडोलरेबल या कोअर्सिव एक्ट कहा गया। कुछ विद्वान क्यूबेक एक्ट को भी इसका हिस्सा मानते हुए इसकी संख्या 5 मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा टाउनशेंड कर योजना के विरोध में लेटर्स ऑफ द फॉर्मर इन पेंसिल्वेनिया नाम से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई थी? जॉन डिकेंसन के द्वारा। पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए ए फॉर्मर के नाम से लेटर्स ऑफ ए फॉर्मर इन पेंसिल्वेनिया नाम से यह लेख लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1743 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1743 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो यह सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। जूनटो जूनटो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 1727 ईस्वी में 12 सदस्यों के साथ इस विचार क्लब की स्थापना की गई। इसे लेदर एप्रन क्लब भी कहा जाता है। इसी की एक शाखा के रूप में 1743 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े न्यूयॉर्क के राजनेता जो अमेरिका के पहले मुख्य न्यायाधीश चुने गए। अमेरिकन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े न्यूयॉर्क के राजनेता जो अमेरिका के पहले मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे, कौन थे? जॉन जे। द नंबर ऑप्शन जॉन जे अमेरिका के पहले मुख्य न्यायाधीश 1789 से लेकर 95 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर थॉमस गेज और विद्रोहियों के बीच लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड लड़ाई कब हुई थी? मैसाचुसेट्स के गवर्नर थॉमस गेज और विद्रोहियों के बीच
लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1775 के अंदर। 1775, 19 अप्रैल 1775, बे नंबर ऑप्शन। 16 दिसंबर 1773 बोस्टन टी पार्टी। 5 सितंबर 1774 प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस की शुरुआत। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में हुए झगड़े में कुछ विद्रोही और सैनिक मारे गए। इस घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन, वर्जीनिया में अमेरिकी क्रांति की आखिरी लड़ाई, जिसमें फ्रांसीसी सेनापति लाफार्ते के सहयोग से जॉर्ज वॉशिंगटन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा जुलाई 1775 में महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा जुलाई 1775 में जारी की गई ऑलिव ब्रांच पिटीशन किसके संबंध में थी? महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा जुलाई 1775 में जारी की गई ऑलिव ब्रांच पिटीशन किसके संबंध में थी? ब्रिटिश सम्राट के शांति स्थापित करने के लिए की गई अंतिम अपील थी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित पहली कॉलेज या यूनिवर्सिटी थी। अमेरिका में ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित पहली कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ए नंबर ऑप्शन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636 में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में। द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी, द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी 1693 में वर्जीनिया के विलियम्सबर्ग में। कैम्ब्रिज नगर में ही 1639 में अमेरिका की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे फ्लावर क्या था? यह एक जहाज था। 1620 में इंग्लैंड से धार्मिक कारणों से पलायन करने वाले विस्थापित मे फ्लावर जहाज में बैठकर अमेरिका के सुदूर उत्तर में आए और प्लिमथ नामक बस्ती बसाई। इन विस्थापितों को पिलग्रिम फादर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1754 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिका में किस शहर में एक 1754 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमेरिका के किस शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक प्रतिनिधियों को मूल निवासियों के साथ एक संधि विकसित करने और फ्रांस के उपनिवेशों की रक्षा करने की योजना बनाना था। 1754 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमेरिका के किस शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक प्रतिनिधियों को मूल निवासियों के साथ एक संधि विकसित करने और फ्रांसीसियों से उपनिवेश की रक्षा करने की योजना बनाना था। तो यह था ऑल्बनी, बे नंबर ऑप्शन। इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ ट्रेड के तत्वाधान में न्यूयॉर्क के ऑल्बनी में हुए इस सम्मेलन में ही अमेरिकी बस्तियों को संगठित करने की पहली चिंगारी उठी। पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्थावान रहते हुए प्रस्ताव रखा कि बस्तियों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए तथा सभी बस्तियों पर एक गवर्नर नियुक्त कर उन्हें संघीय स्वरूप दिया जाना चाहिए। बेंजामिन के प्रस्ताव को सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1651 में नेविगेशन एक्ट के कारण किन दो देशों के मध्य युद्ध हुआ? नेविगेशन एक्ट 1651 का नेविगेशन एक्ट के कारण किन दो देशों के मध्य युद्ध हुआ था? तो इंग्लैंड और नीदरलैंड, द नंबर ऑप्शन। 1651 के नेविगेशन अधिनियम के अनुसार इंग्लैंड और उसकी सभी बस्तियों के बीच में व्यापार में सिर्फ ब्रिटेन और उसकी औपनिवेशिक बस्तियों के जहाज का इस्तेमाल ही किया जाना था। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव डचों पर पड़ा, जिसकी आशा इंग्लैंड ने भी की। यह एंग्लो डच युद्धों का एक प्रमुख कारण बना। 1624 में भी एक इसी प्रकार के आदेश से वर्जीनिया के तंबाकू व्यापार में विदेशी जहाजों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला कि इस संघर्ष में
मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही। इंग्लैंड द्वारा आरोपित कानूनों और शुल्कों से नाराज उत्तरी राज्य के व्यापारियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण राज्यों के बड़े किसानों, जिन्हें प्लांटर्स कहा गया, प्लांटर्स ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी मूल निवासियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अमेरिकी मूल निवासी जो इस स्वतंत्रता संघर्ष से दूर ही रहे थे, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। द नंबर ऑप्शन है जो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1764-65 में ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख अधिनियम प्रस्तावित किए? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1764-65 में ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख अधिनियम प्रस्तावित किए थे? जॉर्ज ग्रेनविले ने। ब्रिटेन के शासक चार्ल्स तृतीय के काल में 1763 से 65 तक जॉन ग्रेनविले प्रधानमंत्री था। ग्रेनविले के समय ब्रिटिश संसद में पारित बिलों में प्रमुख एक्ट शुगर एक्ट या मोलेसेस एक्ट 5 अप्रैल 1764 को पारित हुआ, 29 सितंबर से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को 1733 के मोलेसेस एक्ट में 1763 के एक्सपायर होने के बाद लाया गया। इसमें चीनी पर की तरह चीनी पर पूर्व की तरह उच्च कर जारी रखा। सभी प्रकार की विदेशी रम का आयात प्रतिबंधित किया गया। मोलेसेस चीनी निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बचने वाला गाढ़ा दर पर कर को 6 पेंस प्रति गैलन से घटाकर 3 पेंस प्रति गैलन किया गया। इससे न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की चीनी रम निर्माण इकाइयों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा वाइन, कॉफी, कपड़े समेत कई विदेशी वस्तुओं के आयात पर उच्च कर लगाया गया। दूसरा दूसरा करेंसी एक्ट 1764। 1 सितंबर 1764 को ब्रिटिश संसद में पारित इस एक्ट के तहत अमेरिकी उपनिवेशों की कागजी मुद्रा दूसरे इलाके में प्रचलित हुंडियों पर रोक लगाकर ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग का ही उपयोग किया जाएगा। तीसरा इसमें स्टाम्प एक्ट 1765। 7 मार्च को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, 1 नवंबर को प्रभावी हुआ, जिसके तहत सभी प्रकार की न्यायिक, गैर न्यायिक कारनामों, लाइसेंसों, विज्ञापन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं इत्यादि के लिए सरकारी स्टाम्प अनिवार्य कर दिए, जो अलग-अलग मामलों में 2 पेंस से लेकर 6 पाउंड तक था। इसका उल्लंघन करने वालों पर नौसैनिक अदालतों में मुकदमा चलाया चलाया जा सकता था। चौथे नंबर पर है क्वार्टिंग एक्ट 1765। इसके तहत अमेरिका उपनिवेशों में ब्रिटिश सैनिकों के रहने की व्यवस्था करने व उस सेना के रखरखाव के खर्च का कुछ हिस्सा उपनिवेशों को उठाना था। सैनिकों को उपनिवेशों की बैरकों में जगह देना, वो कम पड़े तो धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसेज में जगह देना और जरूरत हो तो उन घरों में जो खाली हो वहां के रहने की व्यवस्था की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के संविधान निर्माण के उद्देश्य से 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में हुए सम्मेलन में किस राज्य ने भाग नहीं लिया? अमेरिका के संविधान निर्माण के उद्देश्य से 1787 में फिलाडेल्फिया में हुए सम्मेलन में कौन से राज्य ने भाग नहीं लिया था? रोड आयरलैंड ने। ए नंबर ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कन्वेंशन जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में शुरू हुए इस सम्मेलन में रोड आयरलैंड के अलावा सभी राज्यों के कुल 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रोड आयरलैंड ने केंद्रीय सरकार को दी जा रही अधिक शक्तियां, राज्यों के करेंसी नोट छापने का अधिकार न मिलने जैसे मुद्दों के कारण इसमें भाग नहीं लिया। थॉमस जेफरसन ने इसे देवताओं की सभा कहा था। वर्जीनिया प्लान। सम्मेलन के दौरान वर्जीनिया राज्य द्वारा 29 मई 1787 को संघीय शासन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे वर्जीनिया योजना कहा जाता है।
लेकिन छोटे राज्य द्वारा इसका विरोध करने के कारण यह प्लान स्वीकार नहीं हुआ। न्यू जर्सी प्लान, बड़े राज्यों द्वारा इसका विरोध करने के कारण यह भी स्वीकार नहीं हुआ। कनेक्टिक कॉम्प्रोमाइज प्लान, कनेक्टिक राज्य द्वारा पेश की गई यह समझौतावादी योजना सभी ने स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1761 में अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों के संबंध में रिट्स ऑफ असिस्टेंट क्या था? 1761 में अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों के संबंध में रिट्स ऑफ असिस्टेंट क्या था? तो यह था एक वारंट जिसके तहत अधिकारी स्मगलिंग करके लाई गई वस्तुओं की जांच के लिए कहीं भी तलाशी ले सकते थे। रिट्स ऑफ असिस्टेंट एक वारंट था जिसके तहत अधिकारी स्मगलिंग करके लाई गई वस्तुओं की जांच के लिए कहीं पर भी तलाशी ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनविले की कर योजना खास तौर से स्टाम्प एक्ट के विरोध में 1765 में बोस्टन मैसाचुसेट्स में कौन सा संगठन अस्तित्व में आया? ग्रेनविले की कर योजना खास तौर से स्टाम्प एक्ट के विरोध में 1765 में बोस्टन मैसाचुसेट्स में कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था? आजादी के पुत्र, द नंबर ऑप्शन द सन ऑन द सन ऑफ लिबर्टी, स्वाधीनता आजादी के पुत्र का गठन 1765 में बोस्टन में हुआ। इसकी शुरुआत के संबंध में स्पष्टता नहीं है, लेकिन कई विद्वान इसके गठन का श्रेय सैमुअल एडम्स को देते हैं। इसी प्रकार डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नाम से भी संगठन बने। जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी मार्था वॉशिंगटन भी इससे जुड़ी थी। स्टाम्प एक्ट के विरोध का प्रमुख केंद्र मैसाचुसेट्स था। सैमुअल एडम्स और जेम्स ओटिस ने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। सर्वप्रथम वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा में पैट्रिक हेनरी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। हेनरी ने कहा कि कर लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1766 में स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया गया, लेकिन कहा गया कि ब्रिटिश संसद को अमेरिका के ब्रिटिश बस्तियों पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। इसे कहा जाता है रोकिंगहम की घोषणा। चार्ल्स वॉटसन वेडवर्थ चार्ल्स वॉटसन वेडवर्थ 1765 से 66 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने स्टाम्प एक्ट तो वापस ले लिया, लेकिन संसद में एक डिक्लेरेटरी एक्ट पारित किया। इस घोषणात्मक अधिनियम के द्वारा औपनिवेशिक बस्तियों पर ब्रिटिश सरकार के कर लगाने के अधिकार की पुष्टि की गई। इसे ही रोकिंगहम घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्जीनिया का प्रतिनिधि जिसने 7 जून 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस में उपनिवेशों की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। वर्जीनिया का प्रतिनिधि जिसने 7 जून 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस में उपनिवेशों की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, कौन था? रिचर्ड हेनरी ली, द नंबर ऑप्शन। रिचर्ड हेनरी ली के प्रस्ताव के बाद स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप तैयार करने के लिए थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। 5 सदस्य कौन थे? जिसमें वर्जीनिया से थे थॉमस जेफरसन, मैसाचुसेट्स के प्रतिनिधि थे जॉन एडम्स, कनेक्टिकट के थे रॉजर शरमन, इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो पेंसिल्वेनिया से थे और रॉबर्ट आर लिविंगस्टन जो न्यूयॉर्क से थे। 2 जुलाई 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में 12-0 से स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित हुआ। न्यूयॉर्क ने इसमें वोट नहीं डाला था। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हुए कहा था कि बस्तियां स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र है और अपने आप को ब्रिटिश शासक के प्रभाव से मुक्त करती है। जेफरसन ने कहा कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है।
मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों का यह सिद्धांत जॉन लॉक की पुस्तक सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट से ग्रहण किया गया है। इसी के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई का आरंभ माना जाता है। इसी दिन अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कि इन लड़ाइयों का सही क्रम क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो युद्ध हुए थे, उनका सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगी बंकर हिल की लड़ाई। बंकर हिल का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 17 जून 1775। ट्रेटन की लड़ाई 1776 में, दिसंबर 1776। प्रेस्टन की लड़ाई जनवरी 1777 में, और साराटोगा की लड़ाई जो 17 अक्टूबर 1777 में। तो इसमें सभी क्रम वाइज है। सबसे पहले बंकर हिल, फिर ट्रेटन, प्रेस्टन और सारागोटा की लड़ाई। 1, 2, 3 और 4 ए नंबर ऑप्शन। बंकर हिल 17 जून 1775, ट्रेटन दिसंबर 1776, प्रेस्टन प्रिंसटन जनवरी 1777, ब्रैंडीवाइन 11 सितंबर 1777, साराटोगा 17 अक्टूबर 1777। अब बंकर हिल में जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को विलियम हॉ के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना ने हराया था। ट्रेटन और प्रिंसटन ने ब्रिटिश मजबूत अमेरिका सेना पीछे हटने को मजबूर हुए। ब्रैंडीवाइन में वॉशिंगटन की हार और फिलाडेल्फिया पर विलियम हॉ का अधिकार। सारागोटा में बेनेडिक्ट आर्नोल्ड और वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने जनरल बुगोयर्नो को परास्त कर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इससे प्रभावित होकर 1778 में फ्रांस, 1779 में स्पेन, 1780 में हॉलैंड इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशों के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए। सप्तवर्षीय युद्ध में हार के कारण फ्रांस बदला लेने की फिराक में था और पेरिस संधि 1763 में उसके कई इलाके ब्रिटिशर्स ने लिए थे। इसी संधि में ब्रिटिशर्स ने स्पेन से फ्लोरिडा, जिब्राल्टर व भूमध्य सागरीय मिनोरका द्वीप स्पेन से छीन लिए। 1651 के नेविगेशन कानूनों से डच्चों को पहुंचे व्यापारिक नुकसान के कारण वो लगातार इंग्लैंड के साथ युद्धरत थे ही। अतः दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ये तीनों देश उपनिवेशों का साथ देने के लिए युद्ध में शामिल हो गए। फ्रांस के सहयोग से अक्टूबर 1780 में जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा भेजे गए मेजर पैट्रिक फर्ग्यूसन ने कॉर्नवालिस की सेना को हराया। अंततः 19 अक्टूबर 1781 को जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में फ्रांसीसी जनरल फ्रांसीसी जनरल लाफायते के सहयोग से सेनापति कॉर्नवालिस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को यॉर्कटाउन के युद्ध में निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ को यह सूचना मिली तो उसके शब्द थे, हे ईश्वर, सब समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम व निर्णायक लड़ाई थी? तो अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष का कौन सा युद्ध था जो अंतिम और निर्णायक युद्ध था? तो यह था यॉर्कटाउन की लड़ाई। बे नंबर ऑप्शन। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो जो यॉर्कटाउन का युद्ध जो हुआ था, यॉर्कटाउन का युद्ध हुआ था, इसमें कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया था और इसके पश्चात जो पेरिस की संधि हुई थी। यॉर्कटाउन युद्ध के पश्चात पेरिस की संधि हुई थी और पेरिस की संधि हुई थी 3 सितंबर 1783 को। इस संधि वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। उनके साथ जॉन जे और जॉन एडम्स भी थे। इंग्लैंड का प्रतिनिधि रिचर्ड ऑसबोल्ड ने किया था। इसमें प्रावधान क्या थे? 13 अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। फ्रांस को कैरिबियाई द्वीप समूह में सेंट लूसिया व टोबैगो, अफ्रीका में सेनेगल व गोरी, भारत में पांडिचेरी, माहे माहे और कराइकल आदि क्षेत्र दिए गए। स्पेन को फ्लोरिडा व मिनोरका द्वीप दिए गए। कनाडाई क्षेत्र
न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, नोवा स्कोया में अमेरिकी मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया। बदले में अमेरिकी बस्तियों ने ब्रिटिश राजभक्तों टोटोरी को उनके खेत व अन्य संपत्ति लौटाने का आश्वासन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति सब अपने का अपने समय का मानवता का इतिहास बनेगी। अमेरिकी क्रांति अपने समय का मानवता का इतिहास बनेगी। किसका कथन है? जॉन एडम्स का। ए नंबर ऑप्शन। 1765-66 में अमेरिकी बस्तियों पर लगाए गए करों का प्रमुख कारण था। 1765-66 में अमेरिकी बस्तियों पर लगाए गए करों का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस के साथ हुए सप्तवर्षीय युद्ध में खर्चे की भरपाई करना। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होने से पूर्व अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होने से पूर्व किस ब्रिटिश राजनेता ने अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाए सभी कर समाप्त करने की सलाह दी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होने से पूर्व ही किस ब्रिटिश राजनेता ने अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाए गए सभी कर समाप्त करने की सलाह दी थी? तो यह दी थी विलियम पिट ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के सभी समाचार पत्रों, लाइसेंसों, पट्टों तथा अन्य विधायी दस्तावेजों पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाने हेतु किस वर्ष ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ? अमेरिका के सभी समाचार पत्रों, लाइसेंसों, पट्टों तथा अन्य विधायी दस्तावेजों पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाने हेतु किस वर्ष ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था? 1765 में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में शुरुआत से लेकर आज तक सभी शासक दमनकारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना एक अधिकार तो नहीं बन जाता। किस अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी ने यह कहा? इतिहास में शुरुआत से लेकर आज तक सभी शासक दमनकारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना एक अधिकार तो नहीं बन जाता। कौन से अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी ने यह कहा था? यह कहा था जेम्स ऑटिस ने। ए नंबर ऑप्शन। यह हमारी स्वतंत्रता पर आघात है। यह हमारी स्वतंत्रता पर आघात है और यदि हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो आने वाले समय में इतिहास और सभ्यता हमें यह सिखाएगी कि जनसंख्या वृद्धि से गुलामों की संख्या में वृद्धि होगी। यह किस अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी का कथन था? सैमुअल एडम्स का। नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया के लेखक कौन है? थॉमस जेफरसन। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता की घोषणा भी थॉमस जेफरसन की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन का तात्कालिक व प्रमुख कारण क्या था? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन का तात्कालिक व प्रमुख का कारण क्या था? मैसाचुसेट्स के खिलाफ पारित किए गए इंटॉलरेबल या दमनात्मक एक्ट्स। बे नंबर ऑप्शन। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद मैसाचुसेट्स के खिलाफ 1774 में पारित इंटॉलरेबल एक्ट के विरोध में महाद्वीपीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य न होकर आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त करना था। सम्राट जॉर्ज तृतीय के पास भेजे गए अधिकारों और शिकायतों के घोषणा पत्र में 1765 ईस्वी के बाद सभी कानूनों के रद्द करने का निवेदन दिया गया, अन्यथा ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया जाएगा। इस कांग्रेस की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस कांग्रेस की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि एक महाद्वीपीय संस्था का गठन व ब्रिटिश सम्मान व व्यापार बहिष्कार को पुनः शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अगुवाई में 1772 में बोस्टन समाचार समिति की स्थापना की? किसकी अगुवाई में जो 1772 में बोस्टन समाचार समिति की स्थापना की गई थी? सैमुअल एडम्स की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब हुए थे? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो
सप्तवर्षीय युद्ध कब हुए थे? तो यह सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे 1756 से लेकर 1763 के मध्य। 6 नंबर ऑप्शन। 1763 में पेरिस की संधि के तहत 1763 में पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन, फ्रांस व स्पेन के बीच भू क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर सहमति बनी। फ्रांस ने अमेरिका की मुख्य भूमि की बस्तियों को त्याग दिया। स्पेन ने फ्लोरिडा को ब्रिटेन को सौंपने के बदले क्यूबा को अपने पास रखा। मिसिसिपा के पूर्व सभी फ्रांसीसी क्षेत्र ब्रिटेन को व मिसिसिपी के पश्चिम के फ्रांसीसी क्षेत्र स्पेन को मिले। बदले में युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा भारत, अफ्रीका, कैरिबियाई द्वीप, मिनार्को द्वीप के स्थान जो फ्रांसीसियों से छीने उन्हें फ्रांस को वापस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को है जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 3 मार्च 1918 को। तीसरे नंबर पर चीन में महाप्रस्थान का प्रस्ताव। चीन में महाप्रस्थान का प्रस्ताव 16 अक्टूबर 1934 को। और टेनिस कोर्ट की स्थापना। टेनिस कोर्ट की स्थापना हुई थी 20 जून 1789 को। टेनिस कोर्ट की शपथ जो ये हुई थी 20 जून 1789 को। बी, सी, डी और ए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि 1583 में महारानी एलिजाबेथ ने किन किन लोगों को उत्तर पश्चिमी अमेरिका में उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र दिया था? 1583 में महारानी एलिजाबेथ ने किन किन लोगों को उत्तर पश्चिमी अमेरिका में उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र दिया था? निम्नलिखित सूची को उक्त आदेश अनुसार सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले सर हम्फ्री गिलबर्ट। सर हम्फ्री गिलबर्ट को कौन सा आदेश मिला था? न्यू फाउंडलैंड का। दूसरे नंबर पर है सर वॉल्टर रेले। सर वॉल्टर रेले को कौन सा आदेश मिला था? वर्जीनिया का। तीसरे नंबर पर क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट। क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट को जेम्स टाउन का। और विलियम पेन को जो पेंसिल्वेनिया का आदेश मिला था। ए, सी, बी और डी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो यह थे अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के टॉपिक से संबंधित 69 क्वेश्चन। अब हम अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की को सारणी के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका मार्ग की खोज की गई थी। 1565 में अमेरिका की प्रथम यूरोपियन बस्ती सेंट ऑगस्टाइन स्पेन ने बसाई। 1607 में जेम्स टाउन ने अंग्रेजों की पहली बस्ती क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने अंग्रेजों की पहली बस्ती क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने 1624 में अमेरिकन बस्तियों पर इंग्लैंड के नियंत्रण की शुरुआत। तंबाकू के व्यापार पर नियंत्रण। 1636 में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना। 1651 में नेविगेशन एक्ट लागू। 1689 के अंदर ऊन निर्यात पर प्रतिबंध। 1704 में बोस्टन न्यूज लेटर। बोस्टन से पहला समाचार पत्र प्रकाशित। 1633 ईस्वी में गुड या सीरा एक्ट। 1756 से 63 के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध। 1764 ईस्वी में ग्रेन्यूले सरकार द्वारा शुगर एक्ट पारित। 1764 ईस्वी में ग्रेन्यूले सरकार द्वारा करेंसी एक्ट पारित। 1765 में ग्रेन्यूले सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1765 को स्टाम्प एक्ट कांग्रेस। 1766 को रोकिंगम जो प्रधानमंत्री था रोकिंगम द्वारा स्टाम्प एक्ट की समाप्ति। 1767 ईस्वी में टाउनशेंड पर कर लागू। चाय, शीरा, कागज, रंग और सिक्का धातु। 5 मार्च 1770 को बोस्टन हत्याकांड। नवंबर 1772 में पत्र व्यवहार समिति। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना। 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस।
19 अप्रैल 1775 को लैंगस्टन हत्याकांड, 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, 17 जून 1775 को बंकर हिल का युद्ध, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी घोषणा पत्र, सितंबर 1776 को ट्रेटन युद्ध, जनवरी 1777 को प्रिंसटन युद्ध, 11 सितंबर 1777, 11 सितंबर 1777 को ब्रंडीवाइन का युद्ध, 17 अक्टूबर 1777 को सारागोटा का युद्ध, 6 फरवरी 1778 को अमेरिकी बस्तियों व फ्रांस के मध्य समझौता, 1778 ईस्वी में फ्रांस युद्ध में शामिल, 1779 में स्पेन युद्ध में शामिल, 1780 में हॉलैंड युद्ध में शामिल, 19 अक्टूबर 1781 में यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस का आत्मसमर्पण, यह अंतिम युद्ध था। 3 सितंबर 1783 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि, अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता, और सबसे अंत में 4 मार्च 1789 को अमेरिका में संविधान लागू। तो यह था अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष। अब तक हमने विश्व इतिहास पुस्तक में 3 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष। इसके पश्चात जो अगली क्लास हमारी इस बुक की आएगी, उसमें हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, वो है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन से संबंधित हमारा चौथा चैप्टर रहने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।